हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल कैस्पर माइंड। आज हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हम इस लेक्चर को क्वेश्चंस के थ्रू एडजस्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो हमारा पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं, तो इसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? The Indian Constitution is unique in its content and spirit. The salient features are, हम इसके फीचर्स पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के। 8 फीचर्स हैं जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। फर्स्ट है लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड है ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। थर्ड है ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। फोर्थ है फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस। फिफ्थ है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सिक्स्थ है फंडामेंटल राइट्स। सेवेंथ है इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी और एट्थ है अ सेक्युलर स्टेट। हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम प्रेजेंट 2020 की बात करें, ईयर 2020 की, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर 448 आर्टिकल्स है जो 25 पार्ट के अंदर हैं और अभी 12 शेड्यूल है और अभी तक 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हो चुके हैं, आ चुके हैं। अगर हम ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इसमें 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल थे। तो हम देखते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर 448 आर्टिकल्स है और 25 पार्ट्स हैं और इसके अंदर हमने हर चीज को कवर किया है, तो इसलिए ये लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है वर्ल्ड का। हम अगर इसको कंपेयर करें ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से, तो वहां का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसके अंदर उसमें ये होता है कि जब भी वो कोई चेंज करते हैं अपने लेजिस्लेचर के अंदर, तो उनका कॉन्स्टिट्यूशन भी चेंज हो जाता है। तो उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आप उसको कह सकते हैं कि जो भी कुछ चेंज होगा लेजिस्लेचर में, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी चेंज आ जाता है उनके अंदर। जबकि हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन और जो बनता है वो अलग है और जो लॉज बनते हैं, ऑर्डिनरी लॉज, वो अलग होते हैं। सेकेंड है ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। तो जो हमारा इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो उसके लिए हमने काफी सारे सोर्सेज का यूज किया है और इसके लिए काफी बार कहा भी जाता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर ओरिजिनलिटी बहुत कम है। तो इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बोरोड मोस्ट ऑफ इट्स प्रोविजंस फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वेरियस अदर कंट्रीज एज वेल एज फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. Dr. B.R. Ambedkar proudly acclaimed that the Constitution of India has been framed after ransacking all the known constitutions of the world. तो हमारे जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी हैं, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड भी थे, उन्होंने कहा था कि जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया हमने उसको बनाया है आफ्टर एक्सटेंसिव रिसर्च ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड। सो हमने उनके अंदर से बेस्ट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट किया है और उनके अंदर अमेंडमेंट किया है जिससे वो इंडियन जो सोसाइटी है उसके अनुसार वो वर्क कर सके। थर्ड है हमारा ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो हम देखते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर रिजिडिटी इस तरह से है कि उसको अमेंड करना आसान नहीं है। जो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होता है अंडर आर्टिकल 368, उसके लिए स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है, पर फ्लेक्सिबिलिटी भी है, पर चेंज किया जा सकता है। तो इस तरह हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी भी है और फ्लेक्सिबिलिटी भी है। फोर्थ जो पॉइंट है हमारा फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस। तो फेडरल सिस्टम का मतलब होता है कि डिवीजन ऑफ पावर। डिवीजन ऑफ पावर किस किसके बीच में? सेंटर और स्टेट के बीच में। पर अगर कोई भी एक्सटर्नल थ्रेट आता है तो प्रेसिडेंट प्रोक्लेमेशन के द्वारा इमरजेंसी लगा देते हैं और इमरजेंसी के टाइम पे जो हमारा जो फेडरल सिस्टम है ये यूनिटरी सिस्टम में कन्वर्ट हो जाता है। फिर फिफ्थ है हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट है और जिसके अंदर 2 हाउसेज हैं। फिर सिक्स्थ है हमारा फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सिटीजन ऑफ के लिए, जो उनकी आइडेंटिटी मेंटेन करके रखते हैं और उनको राइट देते हैं। सेवेंथ है इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। हम देखते हैं कि जो हमारी जो जुडिशरी है उसके अंदर सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट आता है, फिर हम देखते हैं हाई कोर्ट्स आते हैं जो स्टेट्स के अंदर हैं। तो इस तरह इंटीग्रेटेड है जुडिशरी। और उसके बाद जो उनके अंदर अपॉइंटमेंट्स होते हैं उसके अंदर जो गवर्नमेंट होता है उसका बहुत मिनिमम रोल होता है। तो इस वजह से हम देखते हैं कि इंटीग्रेटेड है और इंडिपेंडेंट है जुडिशरी। और एट्थ और हमारा हम कह सकते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कि हम सेक्युलर स्टेट में बिलीव रखते हैं, कि हमने हमारा कोई भी ऑफिशियल रिलीजन अडॉप्ट नहीं कर रखा है। तो इस तरह हम जो इंडिया है एक सेक्युलर स्टेट है।
इसलिए इंडिया को यह भी कहा जाता है इंडिया इज अ लैंड ऑफ मेनी रिलीजन्स। तो ये हमारे थे सेलिएंट फीचर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस एंड देयर सोर्सेज। तो हम पढ़ेंगे कुछ हमारे जो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस है और उनके सोर्सेज हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो अगर हम देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अगर हम बारे में बात करें तो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से फेडरल स्कीम ली है। फेडरल स्कीम जो अभी हमने बात की थी कि डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, फिर हमने ऑफिस ऑफ गवर्नर लिया है और पब्लिक सर्विस कमीशन लिया है। जबकि हम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो यहां से हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिया है, कैबिनेट सिस्टम लिया है, बाइकैमरलिज्म लिया है और रूल ऑफ लॉ लिया है। तो हम देख रहे हैं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने मेनली जो लिया है गवर्नमेंट का जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमने वो उठाया है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। जबकि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो हमने यहाँ पे इनसे अडॉप्ट किया है मेनली राइट्स, जो फंडामेंटल राइट्स है, और जुडिशरी। तो हम देखते हैं कि फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू एंड इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। अगर आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो हमने यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट डीपीएसपी लिए हैं और इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट लिया है। अगर कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो जो कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बात करता है फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। तो इंडिया की जो फेडरेशन है उसके अंदर सेंटर स्ट्रॉन्ग है और ये हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। जो ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बात करता है फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स की। जो हमारा फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स है जो हमारे पार्ट के अंदर दिया हुआ है, हमारे जो पार्ट का नाम है, एक सेकेंड, पार्ट 13 के अंदर जो हमारा मेंशन किया हुआ है उसके बारे में बात करता है। तो फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स की बात करता है, कॉन्करेंट लिस्ट की बात करता है, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट की बात करता है। उसके बाद अगर हम सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो यहां से हमने लिए हैं बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल ड्यूटीज जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं अर्लियर लेक्चर्स के अंदर। और हमने जो जस्टिस है उसके अंदर सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल जो प्रियम्बल में मेंशन किया हुआ है ये हमने सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। जबकि हम फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से बात करें तो जो प्रियम्बल के अंदर ही रिपब्लिक वर्ड है और लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी जो वर्ड्स हैं ये हमने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो वहां से हमने लिया है प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा आर्टिकल 368 है। और जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है हमने प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ की हम अगर बात करें तो ये हमें मिलता है आर्टिकल 21 में देखने को, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बाद में अमेंडमेंट करके इसके अंदर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी ऐड कर दिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राइट अबाउट द शेड्यूल्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम देखते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा उसके अंदर 12 शेड्यूल्स है। इसको हम निमोनिक्स के थ्रू याद कर सकते हैं। निमोनिक्स है इसके अंदर टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। टी से सबसे पहले आता है टेरिटरी। टेरिटरी की बात करें तो फर्स्ट शेड्यूल के अंदर टेरिटरीज ऑफ स्टेट्स और यूटीज दी गई है। स्टेट्स हमारी 28 है प्रेजेंट 2020 के अंदर और यूटीज है हमारी 8। तो ऐसी यूटीज जिनके अंदर खुद का लेजिस्लेचर है और खुद की गवर्नमेंट है वो है दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर और पुदुचेरी। जबकि ऐसी यूनियन टेरिटरीज जो जिसके अंदर लेजिस्लेचर्स नहीं है उसके अंदर है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, चंडीगढ़, दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, लक्षद्वीप एंड लद्दाख। सेकेंड शेड्यूल है हमारा एमोल्यूमेंट्स। तो एमोल्यूमेंट्स के अंदर हम देखते हैं कि इसके अंदर जो एमोल्यूमेंट्स हैं मतलब जो सैलरीज से रिलेटेड है, इसके अंदर हमने जो दिया है वो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी और कैग को दिए हुए हैं इसके अंदर सेकंड शेड्यूल के अंदर। तो एग्जीक्यूटिव के अंदर तो हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट और गवर्नर है। लेजिस्लेचर के अंदर देखते हैं हम कि यूनियन और स्टेट के दोनों के प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं। जुडिशरी में हम देखते हैं जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है और फिर कैग है। फिर थर्ड शेड्यूल की बात करें तो थर्ड शेड्यूल है अफर्मेशन। अफर्मेशन की अगर हम बात करें जिसके अंदर ओथ एंड अफर्मेशन भी कहते हैं, तो यहाँ पे एक तो जो मेंबर जो कैंडिडेट होते हैं इलेक्शन जो लड़ते हैं उनकी ओथ दी हुई है। फिर अगर वो मेंबर बन जाते हैं तो उनकी ओथ है और अगर वो मिनिस्टर बन जाते हैं तो उनकी ओथ है। और जजेस की ओथ दी गई है इसके अंदर और कैग की दी गई है। फोर्थ शेड्यूल हमारी बात करता है जो सीट्स है राज्यसभा की उनके बारे में बात करता है, तो राज्यसभा फोर्थ है शेड्यूल। फिफ्थ शेड्यूल की बात करें हम अगर ऊपर वापस देखें निमोनिक्स के अंदर तो हमारा पहला के अंदर एस बसता है। तो हम एस की अगर बात करें तो एस से है हमारा शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स।
तो हम यहाँ पे बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स। तो अगर हम इसके एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो उन एरियाज को यहाँ पे मेंशन किया गया है, और जो यहाँ पे जो पार्ट 10 और जो पार्ट 16 है हमारा, वो बात करता है यहाँ पे एससी और एसटी की। जबकि जो हमारा पार्ट 6 है जिसका न्यूमेरिक्स ओ है, तो यहाँ पे अदर ट्राइबल एरियाज की बात की जा रही है, जो ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज जो पढ़ते हैं एएमटीएम में। एएमटीएम मतलब असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। फिर जो 7th शेड्यूल है हमारा, वो बात करता है फेडरल लिस्ट की। तो लिस्ट के अंदर 3 लिस्ट है हमारी, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट। तो यूनियन के अंदर तो 97 प्रोविजंस हैं, स्टेट लिस्ट में हमारे 66 प्रोविजंस हैं और कॉन्करेंट लिस्ट में हमारे 47 प्रोविजंस हैं। जो हमारा 8th शेड्यूल है उसका निमोनिक्स है ओ। तो ओ से आता है ऑफिशियल लैंग्वेज। तो हमारे 8th शेड्यूल के अंदर 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, और जो पार्ट 17 है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बात करता है ऑफिशियल लैंग्वेज की। जो 9th है वो है लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड। ये हमने आर्टिकल जो 31B था उसमें भी पढ़ा था, लैंड रिफॉर्म, कि अगर कोई भी लॉ को अगर प्लेस कर दिया जाता है 9th शेड्यूल के अंदर, अगर वो फंडामेंटल राइट्स को एब्रोगेट भी कर रहा है, तो उसको आप जुडिशियल रिव्यू के अंडर में नहीं ले सकते। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को नकार दिया और कहा कि अगर कोई भी लॉ 9th शेड्यूल के अंदर प्लेस किया जाता है तो वो भी अंडर जुडिशियल रिव्यू आएगा। ये बेसिकली लैंड रिफॉर्म जब जो इंट्रोड्यूस किया गया था वो इसलिए किया गया था जिससे जो जमींदार वगैरह के पास जो लैंड है वो डिस्ट्रीब्यूट की जा सके पुअर पीपल को। और ये हमारा जो डीपीएसपीए की कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ उसको अपोज करता है। तो उस चीज के लिए जो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ है उसको हटाने के लिए लैंड रिफॉर्म्स किए गए थे, पर ये इतने सक्सेसफुल नहीं हो पाए। और इसी का एक कारण है कि जो हमारा जो नक्सलवादी जो मूवमेंट चालू हुआ, जो आज नक्सल की जो दिक्कत है, उसका एक कारण हमारा ये भी है कि हमारे लैंड रिफॉर्म्स इंडिया में प्रॉपर नहीं हो पाए। 10th शेड्यूल हमारी बात करता है डिफेक्शन की। डिफेक्शन का मतलब होता है कि जब भी कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, जब भी वो किसी एक पार्टी को जिस सीट पे वो इलेक्ट हुआ है अगर वो चेंज कर लेता है अपनी मेंबरशिप को, तो मतलब दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, तो उस केस के लिए डिफेक्शन लॉ लेके आया गया था। तो हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। द एंटी डिफेक्शन लॉ वाज इनेक्टेड इन 1985 बाय द राजीव गांधी गवर्नमेंट एंड इंटेंशन वाज टू रिमूव हॉर्स ट्रेडिंग एंड पोचिंग ऑफ लेजिस्लेचर बाय द पार्टीज। तो 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जाता है 1985 के अंदर, और इसके अंदर डिस्क्वालिफिकेशन के बेसिस दिए जाते हैं कि अगर कोई भी पर्सन वॉलेंटरी गिव अप कर देता है अपनी मेंबरशिप जिस पार्टी की टिकट पे इलेक्ट हुआ है, तो उसके अंदर उसके लिए उसके खिलाफ एंटी डिफेक्शन लगेगा। अगर वो पार्टी का जो आप कह सकते हैं कि पार्टी विप जो इशू किया गया है उसके अगेंस्ट वोटिंग करता है तो भी उस पर एंटी डिफेक्शन लगेगा। पर एंटी डिफेक्शन कब लागू नहीं होगा कि जब 1/3 मेंबर्स ऑफ द पार्टी अगर छोड़ देते हैं पार्टी को और दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, तो उस केस में एंटी डिफेक्शन नहीं लगेगा अकॉर्डिंग टू 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। जो 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ जो एंटी डिफेक्शन के लिए था, तो इसके लिए कोई तो हुलान केस आता है, होलोहन केस आता है, और ये चैलेंज करता है 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को। पर जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपहेल्ड कर देती है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ एंटी डिफेक्शन, और एक चीज और क्लियर कर देती है कि यहाँ पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होंगे वो डिसाइड करेंगे कि कौन पर्सन जो है वो एंटी डिफेक्शन के लिए डिस्क्वालीफाई होगा और कौन सा नहीं होगा। पर जो जुडिशियल जो ये डिसीजन होगा ये अंडर जुडिशियल रिव्यू होगा। फिर हम देखते हैं कि और इसको टाइटन किया जाता है बाय 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003। डिफेक्शन की जो लिमिट है उसको इंक्रीज किया जाता है बाय 1/3 टू 2/3। 11th हमारा जो शेड्यूल है वो बात करता है पंचायत की। जो पंचायत है वो हमारे पार्ट 9 के अंदर भी मेंशन किया गया है। फिर हम बात करते हैं म्युनिसिपैलिटीज की। ये जो म्युनिसिपैलिटीज है जो 12th शेड्यूल है हमारा, ये हमारा पार्ट 9A के अंदर मेंशन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो हम देखते हैं इस तरह हमारे शेड्यूल्स खत्म होते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। अगर हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की अगर बात करें तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कह सकते हैं कि बर्थ कैसे हुआ, उसकी शुरुआत कैसे होती है इंडिया के अंदर। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो बात जो शुरुआत होती है वो हमारी इंडिपेंडेंस से पहले हो जाती है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे 1934 से 1946 के बीच में। द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज पुट फॉरवर्ड बाय M.N. रॉय इन 1934
Later in 1938, the Jawaharlal Nehru, on behalf of INC, declared that the Constitution of Free India must be framed without outside interference by a Constituent Assembly elected on the basis of adult franchise. जो 1934 के अंदर एमएन रॉय सबसे पहले आइडिया देते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। फिर हम देखते हैं कि 1938 में जो जवाहरलाल नेहरू हैं हमारे, वो ऑन द बिहाफ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ये कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्ट होनी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज के तौर पर होनी चाहिए। इससे पहले अगर हम 1934 से अगर कुछ साल पहले जो है 1928 की अगर हम बात करें, तो उस टाइम साइमन कमीशन आया था जिसको काफी अपोज किया गया था बाय ऑल द इंडियंस, क्योंकि पहली बात तो उसके अंदर सारे व्हाइट्स थे, कोई भी इंडिया का रिप्रेजेंटेशन नहीं था। तो उसके बाद जो उस टाइम के जो एसओएस थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, उन्होंने इंडिया को चैलेंज किया था कि वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद लिखें। तो मोतीलाल नेहरू जी जो हैं उन्होंने पहली बार उसका ड्राफ्ट लिखा था, पर वो एक्सेप्ट नहीं हो पाया। तो उस वजह से जो कॉन्स्टिट्यूशन आप कह सकते हैं कि पहली बार बात तो 1928 के बाद की गई थी, पर वो आप कह सकते हैं इम्प्लीमेंटेशन उसका नहीं हो पाया। उसके बाद 1934 में सबसे पहले एमएन रॉय ने पुट किया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बननी चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखे। फिर हम देखते हैं कि 1939 के अंदर वर्ल्ड वॉर सेकंड चालू हो जाता है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट अगस्त मिशन भेजती है 1940 में और क्रिप्स मिशन भेजती है 1942 में, पर ये दोनों ही फेल हो जाते हैं। उसके बाद कैबिनेट मिशन आता है जो रिजेक्ट कर देता है दो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज को, और इसको मुस्लिम लीग फाइनली मान लेती है। मुस्लिम लीग पहले डिमांड कर रही होती है कि अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बननी चाहिए फॉर आवर डिफरेंट नेशन। तो कैबिनेट जो मिशन था इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या थे? पहली बात ये करता है कि जो टोटल स्ट्रेंथ होगी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वो होगी 389 मेंबर्स की, जिसके अंदर ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस के अंदर 296 सीट्स होगी और प्रिंसली स्टेट्स के अंदर 93 सीट्स होगी। जो सीट्स अलॉट की जाएगी ब्रिटिश प्रोविंसेस को, उसको 3 कम्युनिटीज में बांटा जाएगा, मुस्लिम, सिख्स और जनरल, और ये प्रपोर्शन में होगी उनके पॉपुलेशन के। जो वोटिंग की जाएगी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, वो की जाएगी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा, और इसके अंदर जो वोटिंग का जो मेथड होगा वो होगा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाया सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। जबकि जो प्रिंसली स्टेट्स है उसके अंदर नॉमिनेट किए जाएंगे हेड्स बाय द प्रिंसली स्टेट्स। तो हम देखते हैं इसके अंदर पहली बात तो ये कि जो ब्रिटिश प्रोविंसेस हैं उनके अंदर उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट दे रखा है, और सेपरेट इलेक्टोरेट भी इन्होंने पीएलसी को दे रखा है, सीधा एडल्ट फ्रेंचाइज चूज नहीं कर रहा, और जो पीएलसी है वो खुद चुन के आई है लिमिटेड फ्रेंचाइज पे। तो इलेक्शंस होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फॉर 296 सीट्स ऑफ ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस 1946 अगस्त के अंदर, और जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग है उसके अंदर कांग्रेस को 208 सीट मिलती हैं और 73 सीट्स मिलती है मुस्लिम लीग को, और जो 93 सीट्स होती हैं जो अलॉट की जाती है प्रिंसली स्टेट्स को, वो इनिशियली फिल नहीं होती, बट वो लेटर उसको ज्वाइन कर लेते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हम देखते हैं पार्टली इलेक्टेड है और पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी है, और इसके अंदर जो मेंबर्स हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होके आ रहे हैं बाय प्रोविंशियल असेंबलीज, जो खुद भी लिमिटेड फ्रेंचाइज पे इलेक्ट हुई है। पर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो ज्यादातर आप देखेंगे कि वो कंप्राइज्ड है ऑल द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ऑल द सेक्शंस, पर इसका जो महात्मा गांधी है वो पार्ट नहीं बनते हैं। उसके बाद इलेक्शंस हो जाते हैं, रिजल्ट्स आ जाते हैं, फिर नवंबर 1946 के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का बनाई जाती है और इसकी फर्स्ट मीटिंग होती है 1946 के अंदर। तो मुस्लिम लीग जिसने पहले एक्सेप्ट कर लिया था कैबिनेट मिशन के प्लान को, वो बाइकआउट करती है और वो सेपरेट स्टेट ऑफ पाकिस्तान की डिमांड करती है। तो जो सच्चिदानंद सिन्हा है, सॉरी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है, वो ओल्डेस्ट मेंबर है होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, और उन्हें प्रेसिडेंट बनाया जाता है। प्रेसिडेंट का मतलब है यहाँ पे स्पीकर बनाया जाता है। पहले आप इंडिपेंडेंस से पहले जो स्पीकर ऑफ द पार्लियामेंट होते थे उन्हें प्रेसिडेंट कहते थे, और जो डेप्यूटी स्पीकर होते थे उन्हें वाइस प्रेसिडेंट कहते थे। लेटर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली and H.C. Mukherjee and V.T. Krishnamachari were elected as the vice president of the assembly. That is, assembly has 2 vice presidents. तो हम देखते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे पहले इलेक्टेड प्रेसिडेंट बनते हैं ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली,
और उस टाइम पे 2 वाइस प्रेसिडेंट भी बनते हैं, डॉक्टर एच सी मुखर्जी एंड वीटी कृष्णमाचारी। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो अडॉप्ट करती है एलिफेंट को एज देयर सिंबल। उसके बाद हम देखते हैं दिसंबर 1946 के अंदर जवाहरलाल नेहरू जी मूव करते हैं हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, और इसी का मॉडिफाइड वर्जन बाद में जाके प्रीएम्बल की शेप ले लेता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। उसके बाद हम बात करेंगे जो पीरियड है 1947 से लेकर 1950 तक के बीच में। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई, उसके बाद उनके इलेक्शंस हो गए, उनका पहला सेशन हो गया। उसके बाद हम देखते हैं, हम 47 की बात करते हैं, तो उसके बाद इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आ जाता है। और जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है ये बात करता है कि अब जो ब्रिटिश इंडिया है वो आजाद कर देगा, ब्रिटिश इंडिया जो है वो आजाद हो जाएगा ब्रिटेन से, और क्वीन रूल खत्म हो जाएगा। तो ये सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करता है, पर हम देखते हैं कि इसके खिलाफ काफी एजिटेशन होता है, और मुस्लिम लीग जो है कि जो किलिंग्स चालू हो जाती हैं। आप देखते हैं कि वो एक रेजोल्यूशन पास करते हैं और उसके बाद कैलकाटा के अंदर किलिंग्स चालू हो जाती हैं। तो फाइनली जून 1947 के अंदर माउंटबेटन प्लान आता है, और कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक्सेप्ट कर लेती है पार्टीशन ऑफ द कंट्री। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनती है वो एक लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह भी काम करती है, जिसके 2 फंक्शंस होते हैं। पहला तो जो असाइन किया जाता है वो होता है, वन इज मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ फ्री इंडिया एंड अदर इनेक्टिंग ऑफ ऑर्डिनरी लॉज फॉर द कंट्री। तो ये जो टास्क जो परफॉर्म किए जाते हैं सेपरेट डेज पे परफॉर्म किए जाते हैं। Whenever the assembly met as the constitutional body, it was chaired by Dr. Rajendra Prasad, and when it is met as the legislative body, it was chaired by G.V. Mavlankar. तो जब भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की तरह बॉडी जब मीट करती है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसको हेड करते हैं, और जब वो लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह मिलती है तो जीवी मावलंकर उसको हेड करते हैं। और ये दोनों फंक्शंस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड एज अ लेजिस्लेटिव बॉडी चलता है 26 नवंबर 1949 तक, जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट नहीं कर लिया जाता। हम देखते हैं जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो अडॉप्ट किया जाता है 26 नवंबर 1949 को। इसके अंदर प्रीएम्बल होता है, 395 आर्टिकल्स होते हैं और 8 शेड्यूल्स होते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसको ऑलमोस्ट 3 इयर्स लगते हैं, जिसके अंदर 2 इयर्स 11 मंथ्स 17 डेज का टाइम लगता है। और इसके अंदर ड्यूरिंग दिस सेशन 11 सेशंस टोटल होते हैं, जिसके अंदर 165 डेज की सिटिंग होती है। 24 जनवरी 1950 को जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपना फाइनल सेशन हेल्ड करती है, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चुन लिया जाता है। अब यहाँ पे जो प्रेसिडेंट जो चुने गए हैं वो नॉमिनल हेड ऑफ इंडिया चुने गए हैं, और जो वाइसरॉय की जो आप कह सकते हैं जो पोस्ट है वो कन्वर्ट हो जाती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अंदर। बट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिड नॉट एंड एंड कंटिन्यूड एज द प्रोविंशियल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम 26 जनवरी 1950 टिल द फॉर्मेशन ऑफ न्यू पार्लियामेंट आफ्टर द जनरल इलेक्शन इन 1951 एंड 52। तो हम देखते हैं कि जो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है प्रोविजनल पार्लियामेंट की तरह काम करती है फ्रॉम 26 जनवरी 1950 टिल 1951 एंड 52, जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते। इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज होती हैं। सबसे पहले है यूनियन पावर्स कमेटी, जिसको हेड करते हैं जवाहरलाल नेहरू। फिर है यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इसको भी हेड कर रहे हैं जवाहरलाल नेहरू। फिर है प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, जिसको हेड करते हैं सरदार पटेल। फिर है रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, जिसको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हेड कर रहे हैं। फिर ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसको हेड कर रहे हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। तो हम अगर ड्राफ्टिंग कमेटी की बात करें तो जो ड्राफ्टिंग कमेटी है उसको सिर्फ 6 महीने लगते हैं कि वो जिसमें वो अपना प्रिपेयर कर देती है ड्राफ्ट, और ये टोटल 141 डेज की सिटिंग इसको लगती है। जो ड्राफ्टिंग कमेटी होती है उसके अंदर 7 मेंबर्स होते हैं, जिसमें मेनली है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, N. गोपालस्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णस्वामी, K.M. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N. माधवा राव एंड T.T. कृष्णमाचारी। हमने देखा था T.T. कृष्णमाचारी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी होते हैं। तो मैक्सिमम मेंबर्स जो है इसके अंदर वो ज्यादातर या तो आउट ऑफ इंडिया चले जाते हैं या फिर उनको कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स इशू हो जाती हैं, पर जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हैं वो लगातार बने रहते हैं और वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द ड्राफ्टिंग।
फिर क्रिटिसिज्म्स भी हैं कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। एक तो कहा जाता है नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। हमने देखा था कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी वो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा चुनी गई थी, जो खुद भी एक लिमिटेड फ्रेंचाइज के द्वारा चुनी गई थी। सेकंड है कि इट वाज डोमिनेटेड बाय लॉयर्स एंड पॉलिटिशियंस। तो जितने भी हमारे मैक्सिमम जो पीपल हैं, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हो, तो ज्यादातर पॉलिटिशियंस हैं और लॉयर्स हैं। और इसके अंदर डोमिनेंस कांग्रेस और हिंदू का भी था। तो ये इस पे क्रिटिसिज्म होता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। उसके बाद हम इसका फाइनल क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। तो इंडियन गवर्नमेंट की अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हम देखते हैं 1946 से 47 का पीरियड कहलाता है इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो नोन एज प्रोविंशियल गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन सितंबर 1946। हमने देखा था जो इलेक्शंस हुए थे अगस्त के अंदर हुए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, और उसी से इंटरिम गवर्नमेंट निकल के आ रही है सितंबर में। फ्रॉम द न्यूली इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया एंड हैड द टास्क ऑफ असिस्टिंग द ट्रांजिशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया टू इंडिपेंडेंस। और इसका काम था कि जो ट्रांजिशन हो ब्रिटिश इंडिया का इंडिपेंडेंस में स्मूथली से इसका ट्रांजिशन कर पाए। It remained in place until 15th August 1947, the date of independence and partition of India and the creation of Pakistan. इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, जो वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में, और यहाँ पे जो पावर है वो दे दी जाती है प्राइम मिनिस्टर को। जो मतलब जो प्राइम मिनिस्टर की पावर होती है वो दे दी जाती है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल को। यहाँ पे जो वाइस प्रेसिडेंट की जो पोस्ट होल्ड करते हैं वो होल्ड करते हैं कांग्रेस लीडर जवाहरलाल नेहरू। इनिशियली हम देखते हैं कि यहाँ पे अक्टूबर 1946 से फरवरी 1947 तक लॉर्ड वेवल जो है वो वाइसरॉय ऑफ इंडिया रहते हैं। फिर फरवरी 1947 के अंदर लॉर्ड माउंटबेटन बन जाते हैं वाइसरॉय ऑफ इंडिया। जबकि जो वल्लभ भाई पटेल है वो होल्ड करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स, और मुस्लिम लीग की तरफ से लियाकत अली खान को हेड बनाया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस का। फिर हम देखते हैं 1947 से 1950 तक का पीरियड, जो हमारा इंडिया जब इंडिपेंडेंट हो जाता है और जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कमेंट होता है उसके बीच का पीरियड। तो इस बीच के पीरियड को कहा गया है डोमिनियन ऑफ इंडिया। द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 क्रिएटेड द डोमिनियन ऑफ इंडिया एंड इंडिपेंडेंट डोमिनियन सेल्फ गवर्निंग नेशन इन द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन between 15th August 1947 and 26 जनवरी 1950। तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के थ्रू डोमिनियन ऑफ इंडिया का स्टेटस मिल जाता है, और जो इंडिपेंडेंट डोमिनियन बनती है ये पार्ट होती है ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस की। जो उसके बाद हम देखते हैं इसके अंदर कि जो वाइसरॉय का जो ऑफिस है वो अबॉलिश कर दिया जाता है, और वाइसरॉय की पोस्ट अब कन्वर्ट हो जाती है प्रेसिडेंट के अंदर। जबकि जो किंग का रिप्रेजेंटेशन है अब वो किया जा रहा है बाय अ नॉमिनल पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो दो गवर्नर जनरल हेल्ड करते हैं पोस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस। आप कह सकते हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस और बिटवीन इंडिपेंडेंस एंड इंडियन ट्रांसफॉर्मेशन इनटू अ रिपब्लिक। तो लुइस माउंटबेटन हेल्ड करते हैं पोस्ट 1947 से 48 के बीच में, और सी राजा गोपालाचारी होल्ड करते हैं पोस्ट को 1948 से लेकर 1950 तक। जबकि जो जवाहरलाल नेहरू हैं वो थ्रू आउट प्राइम मिनिस्टर रहते हैं इंडिया के। तो हम देखते हैं कि 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक ऑफ इंडिया बन जाता है। तो हम अगर रिपब्लिक ऑफ इंडिया की बात करें तो हम देखते हैं कि इसके थ्रू जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्ट कर लेती है कॉन्स्टिट्यूशन को 26 नवंबर 1949 को, तो अबॉलिश कर दिया जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, और ये इफेक्ट में आता है 26 जनवरी 1950 को। तो जो गवर्नमेंट है वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है इनटू अ रिपब्लिक, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना जाता है एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इस तरह हमारा बेसिक जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो खत्म होता है। अब हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं जिसका नाम है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका पहला क्वेश्चन है, इसके अंदर टोटल 2 क्वेश्चन ही हैं। तो पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर की। इसके अंदर है द कॉन्स्टिट्यूशन वेदर फंडामेंटल The question whether fundamental rights can be amended by the Parliament under Article 368 came into consideration of the Supreme Court within a year of the commencement of the Constitution
In Keshwanand Bharti case in 1973, the Supreme Court ruled that the constituent power of the Assembly under Article 368 does not enable it to alter the basic structure of the Constitution. अभी तक हम जो बात कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि जो जैसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हुआ, तो ये बात सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनके सामने लाई गई, उनके सामने केसेस आए कि क्या जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है उनको क्या पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है थ्रू आर्टिकल 368। तो जो हमारा केशवानंद भारती केस था जो 1973 में आया, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि पार्लियामेंट के पास पावर तो है आर्टिकल 368 के अंडर में कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंजेस कर सकती है, पर वो बेसिक स्ट्रक्चर जो होगा कॉन्स्टिट्यूशन का उसको नहीं बिगाड़ सकती। However, the Supreme Court is yet to define or clarify as well what constitutes the basic structure of the Constitution. पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक इसके को ना तो कोई डिफाइन किया है और ना इसको क्लैरिफाई किया है, बस जो बेसिक स्ट्रक्चर की एक डॉक्ट्रिन दी है जो अलग अलग जजमेंट के थ्रू हम इमर्ज होती गई है। तो इसके अंदर अगर हम बात करें तो ये बात करता है एक तो सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है और इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। सेकेंड है सोवरेन, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटी, कि इंडिया सोवरेन है, डेमोक्रेटिक है और रिपब्लिकन है। फिर थर्ड है सेक्युलर नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आप सेक्युलरिटी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की है उसको आपको मेंटेन रखना पड़ेगा। चौथा है सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, कि सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि लेजिस्लेचर जुडिशरी की पावर ले सके या जुडिशरी लेजिस्लेचर की पावर ले सके, एक गैप होना चाहिए, एक सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए। फिफ्थ है हमारा फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एक हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट जुडिशियल रिव्यू की, रूल ऑफ लॉ की, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी की, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की, और सब अदर इंपॉर्टेंट भी है इसके अंदर। तो ये हम देखते हैं कि ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर हम एवोल्यूशन की अगर हम बात करें कि बेसिक स्ट्रक्चर किस तरह बना, तो हम कई सारे केसेस हैं और उसके अंदर जो गवर्नमेंट के थ्रू अमेंडमेंट्स किए गए थे उनको हम साथ में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द एवोल्यूशन ऑफ इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया। तो हम देखते हैं कि जब 1950 के अंदर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हो गया, तो उसके अंदर ही रमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास केस आता है। इसके अंदर ये कहा जाता है कि क्या वायलेशन किया जा रहा है आर्टिकल 19A का, जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। यहाँ पे हम देखते हैं कि लेफ्टिस्ट वीकली जर्नल है जिसका नाम है क्रॉस रोड्स, जो पब्लिश की जाती है रमेश थापर के द्वारा, और इसको बैन कर देती है मद्रास स्टेट, क्योंकि ये जो अपने व्यूज थे इनके क्रिटिकल होते हैं काफी, जो नेहरू जी की पॉलिसी थी उनके खिलाफ। तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो एग्री कर जाती है कि ये वायलेशन ऑफ आर्टिकल 19 क्लॉज ए है। उसके बाद हम देखते हैं कि 1950 के अंदर चंपकम दोराई रंजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास केस आता है। ये बात करता है कि जो हमारा फंडामेंटल राइट है जो 14 और 16, उसको क्या वायलेशन हो रहा है जब रिजर्वेशन दिया गया है एम्प्लॉयमेंट के अंदर। तो हम देखते हैं कि एक ब्राह्मण वुमेन है मद्रास के अंदर, वो चैलेंज करती है स्टेट का कम्युनल जनरल ऑर्डर विच एस्टेब्लिश द कास्ट कोटा इन गवर्नमेंट सपोर्टेड मेडिकल इंजीनियरिंग स्कूल्स on the ground that it denied her equality under the law। तो हम देखते हैं यहाँ पे जो इंजीनियरिंग और मेडिकल स्कूल्स है उसके अंदर यहाँ पे रिजर्वेशन दिया गया है। तो रिजर्वेशन एम्प्लॉयमेंट नहीं, रिजर्वेशन ऑफ एजुकेशन की बात करता है, वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 आर्टिकल 15 की बात कर रहा है। तो यहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट एग्री करती है कि वायलेशन है आर्टिकल 16 नहीं आर्टिकल 15 का। उसके बाद हम देखते हैं कि 1951 के अंदर फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आ रहा है, और इसके अंदर सबसे पहले जो अभी सरकार जो हमने जो देखा जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसको कवर नहीं कर रही, ना एम्प्लॉयमेंट को कवर कर रही। अभी ये सिर्फ बात हो रही है प्रॉपर्टी, जो हमने लैंड रिफॉर्म्स की हमने बात की थी उसके लिए सबसे पहले लॉ लेके आया जा रहा है। तो हम देखते हैं पार्ट 3 है उसके अंदर चेंजेस होते हैं, और इसके अंदर जो 31A, 31B और 9 शेड्यूल को ऐड किया जाता है। तो 9 शेड्यूल है वो डील करता है लैंड रिफॉर्म से। अगर कोई भी लॉ अगर 9 शेड्यूल के अंदर में प्लेस कर दिया जाता है, तो अगर वो एब्रोगेट भी करता है फंडामेंटल राइट्स को, तो भी वो वाइड नहीं होगा और जुडिशियल रिव्यू के अंडर में भी नहीं आएगा।
तो उसके बाद हम देखते हैं 1951 के अंदर शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस आता है। ये चैलेंज करता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फर्स्ट को, मतलब जो प्रॉपर राइट टू प्रॉपर्टी में आप रिस्ट्रिक्शंस लगवा रहे हो, तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो रिजेक्ट कर देता है प्ली को और कहता है कि जो पार्लियामेंट है उसके पास पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंड कर सकता है अंडर आर्टिकल 368। फिर 1960 के अंदर एक बेरूबारी यूनियन केस आता है। ये पूछ रहा है कि क्या प्रियम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का और क्या अमेंडेबल है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो प्रियम्बल है वो इंपॉर्टेंट तो है, पर ना तो ये पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का और ना ही इसे अमेंड किया जा सकता है। फिर हम देखते हैं 1967 के अंदर गोलकनाथ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस आता है। तो हम देखेंगे यहाँ पे दो बहुत इंपॉर्टेंट केस है, गोलकनाथ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। दोनों के अंदर ही रिलेटेड टू प्रॉपर्टी है, जो हमारा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी था। तो गोलकनाथ के अंदर देखते हैं हम कि दो ब्रदर्स होते हैं जिनके पास 500 एकर्स ऑफ लैंड होती है और पंजाब गवर्नमेंट उसको ले लेती है। तो ये चैलेंज करते हैं फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को। तो यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है वो कहती है कि जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ये इनवैलिड है और रिवर्स कर देती है अपना पुराना डिसीजन जो उन्होंने शंकरी प्रसाद केस में दिया था कि पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। और इसके कारण ही हम देखते हैं कि 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जाता है सरकार के द्वारा इन 1971। फिर एक कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस आता है। ये जो केस आ रहा है ये चैलेंज कर रहा है बैंक के नेशनलाइजेशन को। यहाँ पे जो नेशनलाइजेशन को जो चैलेंज किया जा रहा है वो ये किया जा रहा है कि हम देखते हैं अभी राइट टू प्रॉपर्टी की हमने अभी जो बात की थी, तो राइट टू प्रॉपर्टी था वो था आर्टिकल 31, जिसको बाद में हम देखते हैं कि अभी प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो उसको अबॉलिश कर दिया था बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। पर जो राइट टू प्रॉपर्टी था उसका एक हम देखते हैं कि उससे रिलेटेड एक आर्टिकल था, आर्टिकल 19F, जो ये कहता था कि आप अगर किसी की भी प्रॉपर्टी लेते हो तो आपको प्रॉपर कंपनसेशन देना होगा। तो जो बैंक नेशनलाइजेशन केस हुआ उसके अंदर प्रॉपर कंपनसेशन नहीं मिला, तो उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट टू कंपनसेशन दैट इज इक्विवेलेंट टू मनी ऑफ द प्रॉपर्टी कंपल्सरी एक्वायर्ड अंडर आर्टिकल 19F। तो हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा और इसकी वजह से 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है 1971 के अंदर। अगर हम 1971 के अंदर बात करें तो दो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ रहे हैं, दो मेन आ रहे हैं, 24th और 25th। तो 24th के अंदर वो चेंज कर रहा है आर्टिकल, एक तो पार्ट 3 के अंदर, पार्ट 3 के अंदर यहाँ पे जो लॉ की जो डेफिनेशन है उसके अंदर चेंज किया गया है। जो लॉ की डेफिनेशन है वो ये कहती है कि अगर कोई भी ऐसे लॉज हैं चाहे वो कमेंसमेंट के पहले बने हो चाहे बाद में बने हो, अगर वो एब्रोगेट कर रहे हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स को तो वैलिड नहीं होंगे। तो उन्होंने एक क्लॉज डाल दिया कि जो आर्टिकल 13 है वो लॉस के लिए तो बिल्कुल वैलिड है, पर अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर किया जाता है अंडर आर्टिकल 368 तो उसके वो आपके राइट्स छीन सकते हैं। और इन्होंने जो पार्ट जो हमारा जो चेंजेस किया पार्ट 20 के अंदर, उसके अंदर पावर दे दी पार्लियामेंट को एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट पावर, और यहाँ पे प्रेसिडेंट को पे कंपल्शन कर दिया कि उन्हें जो असेंट है वो देनी ही पड़ेगी। वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को ना रोक सकते, ना मतलब विदहोल्ड कर सकते और ना रिटर्न कर सकते। फिर हम कूपर केस का जो आया था उसके लिए ये 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया। इसमें इन्होंने चेंज किया आर्टिकल 31 को, मतलब इसको इसके अंदर कुछ चेंजेस किए और आर्टिकल 31C और ऐड कर दिया। तो उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे आर्टिकल 31 जो सी है वही, उसमें ये कहा गया था कि जो डीपीएसपी है 39B और 39C, अगर उनकी इंप्लीमेंटेशन के लिए हम एब्रोगेट कर सकते हैं फंडामेंटल राइट्स ऑफ आर्टिकल 14 आर्टिकल 19। ये जो डीपीएसपी है ये बात करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि लेजेंडरी केस आता है 1973 में, केशवानंद भारती केस। ये था केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इसमें दोनों मैटर्स जो थे हमारे जो 24th और 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से अराइज हुए थे उनको सॉल्व करता है। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जिसमें आपने चेंज किया है पार्ट 3 को के अंदर आर्टिकल 13 की क्लॉज 4 को, वो भी सही है, और जो आपने जो चेंज किया है इसके अंदर पार्ट 20 को, वो भी सही है। तो सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट कर देता है प्ली को और अपहेल्ड करता है वैलिडिटी ऑफ 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और कहता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की, और
अंडर आर्टिकल 368 और जिसमें फंडामेंटल राइट्स भी इंक्लूडेड हैं। पर जो 25th के अंदर कहा गया था ये जुडिशियल रिव्यू के अंडर में आएंगे, ये वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर देता है कि ये जो लॉज होंगे अगर कोई भी अगर 31C के अंडर में अगर लॉज बनाए जाते हैं तो वो जुडिशियल रिव्यू के अंडर में आएंगे। और यहाँ पे एक बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन दे देता है कि हाँ आप फंडामेंटल राइट्स को अमेंड तो कर सकते हो पर बेसिक स्ट्रक्चर हार्म नहीं होना चाहिए। तो इसलिए केशवानंद भारती केस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ साथ ये भी एड्रेस करता है कि क्या प्रियम्बल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, तो ऐसी ओवर रूल कर देता है अर्लियर डिसीजन जिसमें कहा गया था। और अर्लियर डिसीजन कौन सा था, हमने देखा था बेरूवारी यूनियन केस। तो बेरूवारी यूनियन का जो केशवानंद भारती केस आ रहा है ओवर रूल कर रहा है अपना पुराना डिसीजन, कह रहा है कि प्रियम्बल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है और अमेंड भी हो सकता है पर जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर है उसे हार्म नहीं होना चाहिए। फिर हम देखते हैं 1973 के अंदर गवर्नमेंट एक डिसीजन लेती है जुडिशरी के अंदर चेंज का। केशवानंद भारती केस के बाद जो जस्टिस अजीत नाथ रे होते हैं उनको प्रमोट कर दिया जाता है आप कह सकते हैं कि अदर चीफ जस्टिस के ऊपर। इनसे पहले इनके ऊपर 3 सीनियर जजेस होते हैं जिनको आप कह सकते हैं कि उनके ऊपर प्रमोट होकर अजीत नाथ रे को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया जाता है। जो अब प्रैक्टिस है उसके अंदर ये होता है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है वो बनते हैं जो सीनियर मोस्ट मेंबर होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि केशवानंद भारती केस के बाद ही हम देखते हैं कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है जिसमें उन्होंने कहा था कि आप प्रियम्बल को चेंज कर सकते हो। तो प्रियम्बल के अंदर हम चेंजेस देखते हैं कि यहाँ पे ऐड किया जाता है सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी वर्ड। और हम इसके अंदर देखते हैं कि फंडामेंटल जो ड्यूटीज हैं पार्ट 4A वो भी ऐड की जा रही है इसके अंदर। और क्योंकि इसके अंदर इतने सारे चेंजेस किए गए थे इसलिए इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहलाता है। फिर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है और ये जो अमेंडमेंट हो रहा है हम ये देखते हैं कि 1978 में हो रहा है। यहाँ पे 1975 से लेके 1977 तक इमरजेंसी लगी हुई थी, उसके बाद गवर्नमेंट बनती है। अब जनता पार्टी की गवर्नमेंट बन रही है और ये करेक्ट कर रही है रॉन्ग डूइंग जो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के द्वारा की गई थी। इसके अंदर ये एक तो बात करते हैं कि ये पुरानी जो कंडीशन थी उसको रीएस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं ये। और उसके अंदर हम देखते हैं कि जैसे कुछ था, जैसे HOP की जो लाइफ है मतलब हाउस ऑफ पीपल की जो लाइफ है 6 ईयर से उसको वापस 5 साल कर रहे हैं। यहाँ पे जो इमरजेंसी के जो प्रोविजंस है उनको स्ट्रिक्ट कर रहे हैं, जैसे कि जो इंटरनल डिस्टर्बेंस था उसको चेंज करके आर्म्ड रिबेलियन कर दिया जाता है। फिर हम देखते हैं 1980s के अंदर मिनर्वा मिल्स केस आता है और ये चैलेंज करता है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ है उसके 2 प्रोविजंस को। पर इसमें फाइनली जो सुप्रीम कोर्ट है वो ये कह देते हैं कि जो DPSP है और फंडामेंटल राइट है इनके बीच में एक बैलेंस बना हुआ रहना चाहिए और अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है तो जुडिशियल रिव्यू के अंडर में आएगा। और इसके अंदर ये कुछ बेसिक स्ट्रक्चर के आप कह सकते हैं कुछ फीचर्स भी एनलिस्ट कर देते हैं। फिर ये अब मैक्सिमम चीजें सॉर्ट आउट हो चुकी हैं रिलेटेड टू प्रॉपर्टी एंड रिलेटेड टू DPSP एंड आप कह सकते हैं फंडामेंटल राइट्स। अब 85 के अंदर हम देखते हैं कि अब डिफेक्शन आता है, डिफेक्शन के लिए लॉ लेके आ रहे हैं। 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करती है 1985 गवर्नमेंट और ये राजीव गांधी गवर्नमेंट के अंडर में किया जाता है। और इसमें सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि जो डिफेक्शन होता है इसके अंदर एक तो अगर कोई भी मेंबर जो होता है वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है अगर वो पार्टी विप के अगेंस्ट वोट करे या अगर अपनी मेंबरशिप छोड़ देता है उस पार्टी की जिसकी टिकट तो इलेक्ट होके आया है। तो हम देखते हैं इसके अंदर कि उसका जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो जब भी बच सकता है जब उसके साथ जो 1/3 मेंबर ऑफ द पार्टी मेंबर्स है वो पार्टी लेफ्ट कर दे तो वो डिफेक्शन के अंडर में नहीं आएगा। लेटर 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 के अंदर आ रहा है जहां पर डिफेक्शन की जो लिमिट है 1/3 से लेके 2/3 कर दी जाती है। 1992 में इसको केस जो 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है इसको चैलेंज करते हुए कोई तो होलोहन केस आता है और इसमें जो सुप्रीम कोर्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जो एंटी डिफेक्शन की है उसको अपहेल्ड कर देती है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो ये हुआ है ये बिल्कुल सही है। फिर 1990s में हम देखते हैं कि मोरारजी देसाई 1979 के अंदर मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट होती है और ये मंडल कमीशन को फॉर्म करती है।
under Article 340 to investigate the conditions of socially and educationally backward classes. It submitted a report in 1980 and identified 3743 castes as the socially, educationally and backward classes, excluding SC and ST. तो ये जो मंडल कमीशन बना था ये SC और ST के बारे में बात नहीं कर रहा, ये अदर बैकवर्ड क्लासेस के बारे में बात कर रहा है जिनको हम OBCs भी कहते हैं। तो ये 27% का रिजर्वेशन प्रपोज करता है गवर्नमेंट जॉब में फॉर OBCs। तो 79 के अंदर तो ऐसा हो नहीं पाता, तो 1990s के अंदर VP सिंह की गवर्नमेंट बनती है और ये 27% रिजर्वेशन देते हैं OBCs को। फिर एक साल बाद नरसिम्हा राव जी की गवर्नमेंट बनती है और वो जो ये रिजर्वेशन जो दिया है ये पुअरेस्ट सेक्शन को दे देते हैं। OBCs को मिलेगा पर उनके पुअरेस्ट सेक्शन को मिलेगा 27% कोटा। हम 2019 की बात करें तो नरेंद्र मोदी जी जो है वो 10% रिजर्वेशन दे दिया उन्होंने EWS को, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को, बाय 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। फिर जो रिजर्वेशन की बात यहाँ पे जो उठी थी उसको 1992 के अंदर इंदिरा स्वानी केस आता है और ये बात करता है अगेंस्ट मंडल कमीशन। तो यहाँ पे जो मंडल कमीशन ने जो रिकमेंडेशन दी थी, जो रिजर्वेशन दिया था वो गलत है। तो यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है अपहेल्ड करता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी की 27% जो रिजर्वेशन है वो बिल्कुल सही है, पर जो क्रीमी लेयर है मतलब जो पैसे वाले लोग हैं OBCs के अंदर उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। यहाँ पे जो टोटल जो रिजर्वेशन का जो कोटा है मतलब टोटल रिजर्वेशन है वो 50% से ऊपर नहीं हो सकता। पर और जो कैरी फॉरवर्ड रूल है, अगर कोई वैकेंसी इस साल नहीं भरती और अगले साल अगर कैरी फॉरवर्ड की जाती है उस केस के अंदर भी 50% का जो रिजर्वेशन है वो वायलेट नहीं होना चाहिए। फिर हम देखते हैं 93 के अंदर SR बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस आता है। बड़ा इंपॉर्टेंट केस है और ये बात कर रहा है जो सेंटर स्टेट रिलेशन के अंदर। इसके अंदर बात ये की जा रही है कि जो प्रेसिडेंट रूल लग जाता है उसको कर्ब करने की बात की जा रही है यहाँ पे। तो जो जजमेंट आता है सुप्रीम कोर्ट का वो ये कहता है कि जो आर्टिकल 358 का जो यूज है उसको उसका जो मिसयूज नहीं होना चाहिए। तो जो SR बोमाई केस है रिलेटेड टू प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट है। फिर 1995 की हम बात करें तो यहाँ पे LIC केस ऑफ इंडिया है। यहाँ पे भी प्रियम्बल के बारे में बात की जाती है और यहाँ पे भी जो सुप्रीम कोर्ट है वो यही कहते हैं जो केशवानंद भारती केस में उन्होंने कहा था कि प्रियम्बल इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। फिर 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो एंटी डिफेक्शन के लिए था इसकी हम बात कर चुके हैं। फिर लास्ट जो हम बात कर रहे हैं वो है 2007 के अंदर IR कोहेलो केस वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। ये चैलेंज कर रहा है आर्टिकल 31B को। जो आर्टिकल 31B था वो था हमारा 9 शेड्यूल। तो जो कोर्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी और 9 शेड्यूल को उसको अपहेल्ड कर देते हैं और कहते हैं इसके अंदर इसको सिर्फ ऐसी जज आप इसको जो जज किया जा सकता है वो इस तरह किया जा सकता है कि इसके जो डायरेक्ट इंपैक्ट है और जो इनके इफेक्ट है वो क्या है उसके बेसिस पे इसको जज किया जा सकता है 9 शेड्यूल को। तो वो इसको पूरी तरह डिनाई नहीं कर रहे पर इसको ये जरूर कह रहे हैं कि जो हमारा जो 9 शेड्यूल है वो अंडर जुडिशियल रिव्यू आएगा। तो इस तरह हमने पढ़ा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।